नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया की इस लाइव स्ट्रीमिंग में। मैं हूं योगेश रांटा, मेरे साथ मेरे सहयोगी नागेंद्र सिंह इस वक्त मौजूद है। इस वक्त डॉक्टर ममता त्यागी हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर ममता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्जिट पोल के रुझान कहें या आंकड़े कहें तो भारतीय जनता पार्टी की क्या 1998 के बाद 23 साल बाद क्या दिल्ली की गद्दी पर वापसी होगी, ये इशारा कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल हैं। बिल्कुल, इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार की वापसी हो गई, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इस बार भ्रष्टाचार से लिप्त झाड़ू, यानी कोई झाड़ू अगर गंदी हो जाए, कीचड़ से ही गंदी हो जाए, तो उससे आप घर की सफाई नहीं कर सकते, ना उससे आप दिल्ली के शहर को साफ कर सकते। और पिछले 10 साल में केजरीवाल जी और उनकी सारी कार्यनीति ने ये बता दिया कि वो जिस चेहरे को लेके आए थे, उन्होंने अपना चेहरा प्रोजेक्ट किया था कि देखिए, हम आरटीआई के थ्रू हम देश की जनता में एक सुधार लाएंगे, हम करप्शन को बिल्कुल मिटा देंगे। और उन्होंने करप्शन का संपर्क टूट गया। ममता जी वापस लौटेंगे। बना चुकी थी कि उनको हटाकर भाजपा को लाने के लिए, और लोग खुश हैं, मोदी जी से खुश हैं, मोदी के थॉट। थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है ममता जी के साथ। डबल इंजन की सरकार, उससे चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। उन्होंने दिल्ली के लिए विकास को चुना है, विकसित देश की विकसित राजधानी को चुना। जी ममता जी है, ममता जी हमसे जुड़ गई हैं। वी मस्ट नो ममता जी, हु विल बी द सीएम कैंडिडेट इफ यू गाइस आर विनिंग हियर? प्रवेश वर्मा और हु विल बी द सीएम कैंडिडेट? रमेश विधुड़ी। Our party, all the worker will be decide who will be the CM candidate, because we fight as a party, as a sangathan, not as a individual person. We fight on the policy, we fight on the dream with the Viksit Delhi and Viksit Bharat. And who is your, if I may ask you, that who is your favorite contestant from BJP? Whom would you like to see as the CM candidate, or who you think deserves to be the CM candidate, who worked hard in this election? Every person of my party is very precious for my party and for me. लेकिन मैम CM तो एक ही बनेगा. That depend on the what our leader decides for that. वो तो जवाब नहीं आएगा. कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड था कि सवाल का जवाब नहीं मिलेगा. लेकिन एक और सवाल है मैम, आपके मैनिफेस्टो में ऐसा डिफरेंट क्या था कि आपका भी सेम मैनिफेस्टो था, कांग्रेस का भी सेम मैनिफेस्टो था, ऑलमोस्ट 500 रुपए ज्यादा दे रहे थे, लेकिन ऐसा क्या था कि जनता आपको जिता रही है, या ये जो सारा एग्जिट पोल है उसमें आपकी पार्टी आगे दिख रही है? ऐसा क्या हुआ? ऐसा मुझे तो मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा डिफरेंस नजर नहीं आया कि आप अलग कुछ दे रहे हो, या आम आदमी पार्टी कुछ अलग दे रही है, या कांग्रेस कुछ अलग दे रही है. व्हाट वाज द डिफरेंस? अगर आप मुझसे पूछिए तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आप मैनिफेस्टो को गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा। आज तक कभी किसी ने प्रेग्नेंट लेडीज के लिए स्पेशली सोचा? 21,000 रुपए की आप बात कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए, देखिए, हम चाहते हैं एक अच्छी फ्यूचर जनरेशन, एक स्टेबल फ्यूचर जनरेशन, जिसको एक बचपन से एक अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज को आज के सेटअप में, आप खुद सोचिएगा, अगर आपने देखा होगा डबल ट्रिपल मार्कर हो गए, लेवल 2 हो गए, दे आर कॉस्टली अफेयर्स। इवन ना बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसकी फैसिलिटी नहीं है। और प्रेगनेंसी के लिए अगर पेशेंट मेंटल स्ट्रेस में रहेगा तो डेफिनेटली वी डोंट हैव ए वेरी गुड प्रोजेनी। दैट द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाट यू वांट फॉर योर फ्यूचर इंडिया। अगर आपकी अगली जनरेशन अच्छी होगी तभी तो आप एक डेवलप्ड, एक बहुत बड़े नेशन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। दूसरा, एक अटल कैंटीन, जो मैं, देखिए, ये मेरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं कई बार अपने प्लेटफॉर्म पे कह चुकी हूँ पहले भी। अटल कैंटीन अपने आप में क्या दिखाती है कि कोई भूखा ना रहे। जैसे मोदी जी का अगर आप कॉन्सेप्ट फ्री राशन वाला भी देखो, चाहे वो कोविड का समय हो, कुछ भी समय हो, वो उस गरीब की चिंता करते हैं जो बेचारा भूखा ना रह जाए, जिसे खाने के लिए ना तरसना पड़े। ये विजन होना चाहिए। अगर मैं आम आदमी पार्टी का देखूं, जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट आज तक बनाया, पिछले 10 साल में उन्होंने जो भी किया, अगर आप उसे पीछे गौर से देखें, देखिए, उन्होंने बिजली फ्री दी, लेकिन उसके बदले में आपने उन्हें इंडस्ट्रीज का रेट डबल कर दिया। अब आप भी बिजली फ्री देंगे? देखिए, लेकिन आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। आप ना कोई भी चीज करना चाहते हैं तो उसके पीछे मोटिव क्या रखते हैं। अगर हम सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि दिल्ली में इंडस्ट्रीज नहीं आए, कॉन्क्लेव हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने कभी भी एक बार भी ये नहीं सोचा कि दिल्ली में जो इंडस्ट्रीज थी वो भी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें सपोर्ट सिस्टम ही नहीं डेवलप किया। कॉन्सेप्ट
क्या है मैटर, क्या है डिलीवर, क्या करना चाहते हो? आप सिर्फ वोट चाहते हो या वाकई में डेवलपमेंट चाहते हो? दैट्स द उनको आपने इतने दिन जेल में डाल रखा था, वो तो कह रहे हैं कि काम नहीं करने देते, कहां से कंसंट्रेट करें? एलजी साहब काम नहीं करने देते, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, आप लोग उनको रोक रहे हैं, उनका सीधा आरोप यही है। मैं बताती हूँ। उन्होंने यमुना एक्शन प्लान के थ्रू 8500 करोड़ रुपीस सीआर देना बड़ी बात होती है। वो भी इन्होंने एलजी साहब ने रोक दिए थे कि उन तक पहुंच तो गए, वापस ले लिए थे, क्योंकि उनका तो कभी आज तक नहीं बता पाए। और सोचिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे शायद ये दूसरी बार ये बात बोल रही हूँ, 20 किलोमीटर यमुना की लेंथ पर 8500 करोड़ 8500 सीआर खर्च करना, मतलब 400 सीआर पर किलोमीटर खर्च करना, इट्स अ बिग एंड ह्यूज अमाउंट। क्या हर एक चीज के लिए कितना बहाना मानेंगे? अगर आप क्रोनोलॉजी देखें, आप आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी की क्रोनोलॉजी सोचे, क्योंकि वो तो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया, एक मूवमेंट शुरू किया, दिल्ली अगेंस्ट करप्शन, आपको भी याद होगा, ठीक है, परिवर्तन, दिल्ली अगेंस्ट करप्शन पे आए। फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, तो लोगों को लगा कि हाँ, देयर इज समथिंग गोइंग टू बी डिफरेंट। पर दिल्ली की जनता को या देश की जनता को ये नहीं पता था कि वो डिफरेंट इस वे में होगा कि पैसे भी खर्च हो जाएंगे और ऑन पेपर कुछ भी नहीं होगा। पहली टर्म में उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मुझे समय कम मिला, मुझे एक मौका और दे दीजिए, लेकिन अगले मौके में और मित्तल साहब जल्दी से एक रिएक्शन ममता जी पे। पंजाब के अंदर दिल्ली का मॉडल लेके आए, हम पंजाब के अंदर दिल्ली की बात कर रहे हैं, हमने पंजाब का चुनाव दिल्ली के मॉडल के ऊपर लड़ा। अगर 6000 रुपीज हर, आप यूपी का देख लीजिए, वहां पर भी दिया जा रहा है प्रेग्नेंट लेडीज को पहले और दूसरे बच्चे पर। यूपी के स्कूलों के क्या हालात है, यूपी के हेल्थ सिस्टम क्या है, पूरी दुनिया जानती है, और मीडिया के लोग हमसे बेहतर जानते हैं, और मीडिया के लोग हमसे बेहतर जानते हैं। और नहीं ऐसा ममता जी आपने किसी राजनीति या किसी ने चुनाव प्रचार में आज तक कभी बायोलॉजिकल वॉर का डर देखते हुए किसी को बात करते हुए सुना है कि ये कहा गया हो दिल्ली के लोगों से कि देखिए, आपके यहाँ जो पानी आ रहा है वो आज इतना गंदा है कि आप उससे मर भी सकते हैं? इतनी नीचे राजनीति करने वाले तो अपने आप में ही अपना अस्तित्व ही खो देते हैं कि वो किसी और पे कोई एलिगेशन लगा पाए। पिछले 3 महीने से केजरीवाल जी ने रोज नई स्क्रिप्ट लिखी, उसको प्लान किया, उसके अनुसार अपने फेशियल एक्सप्रेशन बनाए और मीडिया के सामने आके बैठ गए। उसमें मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख लगा था जिस दिन सुबह हमें ये सुनने को मिला कि आज यमुना का पानी 7 ppm हो गया है। और देखिए, मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं जादूगर हूँ, मैंने दिल्ली की जनता को बचाया और हरियाणा ने आपको नरसंहार कराने की कोशिश की। जानते हैं वो नरसंहार जिसका मतलब बायोलॉजिकल वार समझते हैं कि आपके यहाँ जो पानी आ रहा है कि आप उससे मर सकते हैं, जेनोसाइड। आपने तथ्य भी नहीं देखे, आपने पिछले 5 साल तक ये भी नहीं देखा कि यमुना का पानी कितना था। 7 ppm आज से 4 साल पहले, यानी 7 जनवरी 2021 को सबसे पहले रिपोर्ट हो चुका था। 2020 में दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट ने डांट पिलाई कि आप अपनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं, जब आपके इतने बड़े हाई अमोनिया लेवल को आपके ट्रीटमेंट प्लांट टैकल नहीं करते। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि हम ओजोनेशन वाले नए ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, क्योंकि उन ओजोनेशन वाले प्लांट से अमोनिया के पीपीएम पे फर्क नहीं पड़ता, कितना भी पीपीएम क्यों ना हो, वो उसको टैकल कर लेते हैं। और सबसे मजेदार चीज, आईआईटी का इंजीनियर, आईआईटी का पढ़ा हुआ बंदा जनता को बरगलाने के लिए कहता है कि अमोनिया के साथ अगर क्लोरीन मिल गया तो जहर बन जाता है और कितना बुरा हाल हो जाता है। उन्हें यही नहीं पता कि उनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या हो रहा है। जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में अभी काम कर रहे हैं सारे क्लोरीनेशन बेस्ड हैं। बस वो ये कहते हैं कि जब पीपीएम बढ़ जाता है तो हम क्लोरीनेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम पानी का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहे। कितना झूठ, कितना झूठ परोसेंगे दिल्ली की जनता को, और कितने डर दिखाएंगे, मौत का भय दिखाएंगे वोट पाने के लिए। मौत का भय इसलिए दिखाना, मौत का भय का बात ये है मैम कि दिल्ली में जो भी रह रहा है उसको पता है कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे यहाँ की हवा में सांस लेते हुए ना वो खत्म हो रही है। लेकिन उसमें we have accepted in a way कि हम भाई अमेरिका और यूरोप नहीं है कि किसी को पड़ा भी है कि वो हमारी हवा साफ करेगा, वो किसी को नहीं पड़ा। And we should accept this. We should at least admit, frankly, that none of the politicians or the parties care कि भैया हवा साफ करनी है या पानी साफ करना है। किसी के लिए भी आपके जो सरकार है, जो
सेंटर में है, उन्होंने भी काफी कस्में वादे किए हैं गंगा साफ करने की और यमुना साफ करने की। अगले 3 साल में देखिए, उनको भी 10 साल हो गए मैम, उनके 15 साल हो जाएंगे, 2029 आते। आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी ने इसके सामने अगर कोई चरित्र की बात करे, जो उनकी अपनी ही राज्यसभा सांसद ने दिल्ली की देश की राजधानी में मुख्यमंत्री आवास पर जो उनके साथ उनके चरित्र की बात छोड़ दीजिए ममता जी, हम बोल रहे भारतीय जनता पार्टी को क्या ऐसी मजबूरी हो गई, क्या ऐसी मजबूरी होगी? आम आदमी पार्टी ने क्या किया छोड़ दीजिए, आप भी क्या वही करेंगे? वो तो उम्मीद नहीं थी कि जो संसद के अंदर जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, आप कमाल कर रहे हो कि उसके बाद दिल्ली के इंपॉर्टेंट सीट पर मुख्यमंत्री के खिलाफ उनको, या ये था कि आपको माफ कर देंगे, आप अपने आप को यहां पर प्रूव करके दिखाइए, क्यों? विधोड़ी जी ने अपने बयान के लिए जो आतिशी जी के लिए कहा, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। आतिशी जी नहीं, संसद के अंदर जो कहा था उन्होंने, जो संसद के अंदर जो उनका बयान है उसके लिए भी उनकी नेगेटिव वो आई है। ऐसे नहीं है कि हमारी पार्टी उन सब चीजों के लिए कंसीडर नहीं करती है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो सांसद का टिकट दोबारा नहीं मिल गया होता। ऐसा नहीं है, पार्टी संगठन हमेशा ध्यान रखती है कि किस बंदे ने, मतलब किसने कैसा बिहेव किया। आप इस चीज को ऐसा नहीं ले सकते। आप किसी सिटिंग एमपी का टिकट काट के उन्हें एमएलए के टिकट पे लगा रहे हैं, आप ही खुद समझ सकते हैं उसे क्या लिया जाएगा। तो क्यों एमएलए का टिकट भी क्यों दे दिया? देखिए, वो तो उसमें शीर्ष नेतृत्व है और बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने कार्य क्या किया, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके बारे में मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि अगर कोई चीज गलत कर रहा होता है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व पे मुझे पूरा भरोसा ये होता है कि उसके अकॉर्डिंग जजमेंट हमेशा लिया जाता है, उन्हें कभी क्लीन चिट नहीं दी जाती है और उस चीज को हमेशा कंसिडर भी किया जाता है। नहीं, लेकिन बीजेपी में ऐसा होता रहा है कि काफी सारे नेता काफी बेबाकी से काफी कुछ बोल जाते हैं और उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने मोदी जी से माफी मांग ली और मोदी जी ने फिर उनको माफ कर दिया। नगेन सिंह जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा माना आपको बीच में रोक भी रही हूँ जी। जब कोई संगठन होता है या कोई एक, आप ज्वाइंट फैमिली को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसके हजारों लाखों मेंबर हों, ठीक है, उसका एक मुखिया होता है, वो मुखिया सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि उसका नीचे वाला तीसरी या चौथी पीढ़ी का भी बंदा या व्यक्ति वैसा ही करे जैसे टॉप मोस्ट लीडर करता है? लेकिन एक राजा जो होता है, या राजा कह लीजिए या लीडर कह दीजिए, वो अपने आचार विचार से एक रूट बनाता है कि ये तरीका है और आपको ऐसे टैकल करना है, अपना एग्जाम्पल सेट करता है, फिर कोशिश माना या एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप भी वही लाइन फॉलो करिए। But I want we should definitely get reaction from Khalik Saab on this and also from Aam Aadmi Party. What do they think of Ramesh Vidhuri bringing him back into? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो अभी पहले पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उस पे आना चाहूंगी। हमारा चश्मा क्यों बदल जाता है जब हम राज्यसभा सांसद के, महिला राज्यसभा सांसद के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो भी मुख्यमंत्री आवास पर, हमारे चश्मे क्यों बदल जाते हैं? क्या उन्हें नैतिक जिम्मेदारी थी आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी को इलेक्शन लड़ने की? हमारा चश्मा क्यों बदल जा रहा है कि जब नरसंहार की बात हो रही है तो वो चीजों को आप साइडलाइन कर दीजिए, उनके बारे में मत बात करिए। क्यों स्पेक्स चेंज हो जाते हैं? फिर ये ना व्हाट अबाउटरी हो जाएगी। मतलब अभी फिर मैं भी 3-4 पॉइंट्स आपको गिना दूंगी कि फिर उस दिन क्या हुआ था, फिर उस दिन क्या हुआ था, फिर हम पहुंच नहीं पाएंगे। चलिए, लेट्स फोकस ऑन दिल्ली। मुझे बताइए कि अगर 8 तारीख को आप लोग जीत रहे हैं तो 3 नाम बता दीजिए जो चीफ मिनिस्टर की रेस में सबसे आगे हैं। मैं इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं देना चाहूंगी, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे वो फाइनल चेहरा होगा या वो 3 चेहरे होंगे। जब रमेश विधुरी पर इतनी बात होगी तो जो सबसे बढ़िया 3 कैंडिडेट है उन पर तो बात हो ही सकती है। जी, कुछ आप बोल रही थी। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है कि हर कार्यकर्ता ये सोच के काम करता है कि वो कहीं तक भी पहुंच सकता है, तो उसके अंदर एक जोश बना रहता है। मेरा अपना मानना ये भी है। That is great strategy actually. ठीक है, लेकिन That is great strategy for BJP. वो मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन पूरे देश में दूल्हा एक ही है। चीफ मिनिस्टर के लिए दिक्कत है ना, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए दिक्कत है। अब शिवराज सिंह चौहान ने पूरा मध्य प्रदेश चुनाव लड़वाया, जान की बाजी लगा दी जिताने में। सबसे कठिन परीक्षा जो थी वहां पर उन्होंने नैया पार लगाई और उसके बाद उन्हीं को फिर वहां से चलता कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये भी हो गया ना कि आपको थ्रू आउट आपको हमेशा अपना एक लेवल मेंटेन करना है, आपको एक लेवल तक बने रहना है। इससे ये भी तो हो गया कि यू हैव टू नीड ए प्रोलॉन्ग एंड कंसिस्टेंसी। फिर अभी 75 वर्ष की आयु के बाद क्या प्राइम मिनिस्टर फिर नैतिकता के आधार पर क्या फिर जाएंगे? फिर ये भी सवाल होगा कि अगर वही बात मोदी जी लगातार है तो फिर प्राइम मिनिस्टर का फैसला क्या होगा? ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। मोदी जी लगातार यंग लोगों को आने के लिए कह रहे हैं पॉलिटिक्स में।
यंग लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए। और अगर मेरे से पूछा जाए तो मुझे जस्ट 1.5 मंथ हुआ है बीजेपी ज्वाइन किया है, आई एम हियर टू डिस्कस यू ऑल द थिंग्स। तो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आई एम हियर। तो मुझे लगता है कि जब यंग लोग आएंगे तो अपने आप चेहरे बनते जाएंगे।